स्वागत है दोस्तों। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम देवनागरी लिपि का एक गहनतम अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि का अर्थ, नामकरण, विकास, देवनागरी लिपि की विशेषता, इसका स्वरूप और गुणदोष, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, मानकीकरण, लिपि सुधार के लिए किए गए उपाय, कार्य, प्रमुख भाषाओं की लिपि कौन सी है और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं को ट्रिक के रूप में समझने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिपि का अध्ययन करते हैं। परिभाषा देखिए दोस्तों लिपि की। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को भाषा का रूप मौखिक होता है, लेकिन जब भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस हुई तो कुछ ध्वनि संकेतों को निर्धारित किया गया, जैसे वर्ण, और इनको जब हम ध्वनि संकेतों को लिखते हैं लिखित रूप में, जब ये आ जाता है तो इसे हम लिपि कहते हैं। हमने हमारी पहले वाली वीडियो में बतलाया था कि भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है, यानी कि भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहा जाता है। यानी भाषा के द्वारा हम हमारे मन की भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन जब लिखित रूप में हम हमारे मन की भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे लिपि कहते हैं। भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, पहली ब्राई लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि। यानी प्राचीन काल में भारत में दो लिपियां प्रचलित थी, पहली ब्राही लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि। ब्राही लिपि का उपयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। आर्यों का भारत में आगमन हुआ और आर्यों ने इस ब्राही लिपि का उपयोग करना सबसे पहले प्रारंभ किया था, और समय के साथ धीरे धीरे यानी गुप्त काल आते आते जो लिपि है ब्राही लिपि, इसके दो भेद हो गए। यानी गुप्त काल के आरंभ में ब्राही लिपि के दो भेद हो गए। पहला उत्तरी ब्राही, दूसरा दक्षिणी ब्राही। और हमारी जो देवनागरी लिपि है वो उत्तरी ब्राही लिपि से ही विकसित हुई है। कहने का मतलब उत्तरी ब्राही लिपि यानी ब्राही लिपि के दो भेद गुप्त काल के आरंभ में हो गए थे, उत्तरी ब्राही, दक्षिणी ब्राही, और इसी उत्तरी ब्राही से नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। दक्षिणी ब्राही लिपि से तमिल लिपि यानी दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि जो तमिलनाडु में प्रचलित है, मलयालम लिपि जो ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुई है, इन सब का जो विकास हुआ है वो दक्षिणी लिपि से, और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो उत्तरी ब्राही से हुआ है। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि का नामकरण, इसका नाम देवनागरी लिपि ही क्यों पड़ा, इसका हम अध्ययन करते हैं। नामकरण के पीछे कौन सी बातें हैं। कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। चूंकि नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध था तो इसे नागरी कहा जाने लगा। नागर ब्राह्मणों से संबंध होने के कारण नागरी, और जब यह अपने अस्तित्व में आई और अस्तित्व में आने के बाद देव भाषा जो संस्कृत भाषा है, उस देव भाषा संस्कृत को इसने सबसे पहले लिपिबद्ध किया। तो नागरी में जब देव शब्द जुड़ गया तो ये बन गया देवनागरी। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि का नामकरण हुआ। देवनागरी लिपि का संबंध नागर ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है, इसलिए नागरी कहा। सबसे पहले देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, देव शब्द जो है वो नागरी में जुड़ा तो देवनागरी कहलाई। दोस्तों, देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है, देवनागरी लिपि को लिखा कैसे जाता है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी आपके बाएं हाथ से आप लिखना शुरू करोगे और दाएं हाथ तक लिखते हुए ले जाओगे। यह ना तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और ना ही वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि, लोकनागरी लिपि या हिंदी लिपि के नाम से भी जानते हैं, और भारत की जो अनेक लिपियां हैं वो देवनागरी लिपि के निकट है।
देवनागरी लिपि के गुण। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत। देवनागरी लिपि का ये गुण है कि देवनागरी लिपि में एक ध्वनि जो हम उच्चारित कर रहे हैं इसके लिए एक ही वर्ण का उपयोग किया जाता है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यानी हमने जो उच्चारित किया उसी को हम लिखते हैं। देवनागरी लिपि में जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। जो ध्वनि हम मुंह से बोलते हैं वही वर्ण का नाम है, उस वर्ण का अलग नाम नहीं है। देवनागरी लिपि में कोई मूक वर्ण नहीं है। कहने का मतलब कोई साइलेंट वर्ण देवनागरी लिपि में नहीं पाया जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। जो ध्वनि हमने बोली उसका वही नाम है, जो बोला वो लिखा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम कदापि नहीं हो सकता। देवनागरी लिपि जो है उसकी वर्णमाला वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। इसीलिए कहा जाता है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि के गुण और जो स्वरूप है उसी को मिला के आप विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी लिपि में कुल 403 टाइप होते हैं। जब टाइप किया जाता है तो 403 प्रकार के टाइप करने पड़ते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि के टंकन और मुद्रण में कठिनाई आती है। तो देवनागरी लिपि के दोष में टंकन और मुद्रण में कठिनाई। शिरोरेखा का प्रयोग अलंकरण के लिए किया जाता है, यानी शिरोरेखा का प्रयोग करना ना करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शिरोरेखा का प्रयोग अलंकरण के लिए ही किया जाता है। देवनागरी लिपि का त्वरण लेखन नहीं होता। कहने का मतलब लेखन में बार बार हाथ उठाना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में आप लगातार लिखते रहते हो बिना हाथ उठाए, हिंदी में ये सुविधा नहीं मिलेगी। हिंदी में कि इसमें देवनागरी लिपि की कमियों के रूप में आप इसे बतला सकते हो कि लेखन में बार बार हाथ उठाना पड़ता है। एक ही मात्रा को वर्ण के पहले लिखते हैं, छोटी ये आगे से लगती है मात्रा, तो एक ही मात्रा को वर्ण के पहले लिखा जाता है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो वर्ण के बाद उच्चारण होता है। इसमें कुछ अनावश्यक वर्ण भी है। ऋषि ऋषि, चूंकि संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऋषि ल ड ण स ये अनावश्यक वर्ण ना होते तब भी काम चलता। द्विरूप वर्ण जो द्विरूप में आते हैं अज्ञ श्र त्र छ झ ण स, ये द्विरूप, इनके ही मिलते जुलते वर्ण भी हैं। जैसे च का छ, ज का झ, इसी प्रकार ण ण स, ये बहुत सारे वर्ण हैं। तो द्विरूप वर्ण इसमें पाए जाते हैं। अगली जो दो से समरूप वर्ण, घ में ध की अनुभूति होती है, भ्रम होता है। म में भ की अनुभूति, भ्रम होता है। और ख में र और व की अनुभूति है। ख जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है र और व दोनों अलग अलग लिखे गए। तो ये देवनागरी लिपि की दोष और कमियां हैं। दोस्तों, देवनागरी लिपि में इन कमियों और दोषों को दूर करने के लिए क्या सुधार किए गए? लिपि सुधार के कार्य यानी देवलिपि में किए गए सुधार। सबसे पहले बाल गंगाधर का तिलक फॉन्ट 1904 से 26 तक चला। ये बाल गंगाधर तिलक का तिलक फॉन्ट 1904 से 26 तक, ये पहला सुधार था देवनागरी लिपि में। सावरकर बंधुओं का अ की 12 खड़ी का सुझाव जो दिया गया, सावरकर बंधुओं ने ही सबसे पहले अ की 12 खड़ी का देवनागरी लिपि में उपयोग का सुझाव दिया। श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। पंचमाक्षर पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का जो सुझाव सबसे पहले वो श्याम सुंदर दास ने दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इंदौर में अधिवेशन हुआ था 1935 में, उस इंदौर अधिवेशन के अंतर्गत काका कालेलकर के संयोजक काल में यानी संयोजक रहते हुए नागरी लिपि सुधार समिति के गठन और उसकी सिफारिश से की गई थी। यानी इंदौर अधिवेशन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के जब काका कालेलकर संयोजक थे तो नागरी लिपि सुधार समिति के गठन और उसकी सिफारिशें की गई।
अब देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है दोस्तों, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देवनागरी लिपि में हम कौन कौन सी भाषाओं को लिखते हैं। ट्रिक रूप में समझ लीजिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को नमस्ते, तो को नमस्ते देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए देवनागरी को नमस्ते। को से हो गया हमारा कोंकणी, न से हो गया नेपाली, म से हो गया मराठी, सस्ते से हो गया संस्कृत और हे से हो गया हिंदी। तो इस प्रकार से देवनागरी में लिखी जाती है देवनागरी को नमस्ते। तो कोंकणी, नेपाली, मराठी, संस्कृत और हिंदी, इन भाषाओं को किस में लिखा जाता है, देवनागरी में। और इसको याद करने की ट्रिक, देवनागरी लिपि को नमस्ते, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। अब प्रमुख भाषाएं जो आप जानते हो जिनका उपयोग हमारे देश में किया जाता है, तो प्रमुख भाषाओं का जो प्रमुख भाषाएं उनकी लिपियां कौन कौन सी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, लेकिन जो अंग्रेजी है उसकी भाषा लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, यानी पंजाबी भाषा जो पंजाब में बोली जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू को फारसी में, अंग्रेजी को रोमन में, हिंदी को देवनागरी में, संस्कृत को भी देवनागरी में लिखा जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।